फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो कि री एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त के महीने में, इसके लिए हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का जो न्यू प्रैक्टिस शीट आया है उसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को कवर करेंगे। इसमें जो है टोटल 27 प्रैक्टिस सेट है और हमने जो है इस वीडियो से पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 18 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 18 तक देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है सेशन को शेयर करते चलिएगा। साथ ही आप लोगों से बता दूं कि अगर आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान जो कि यम के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक 3 अलग अलग पथ 1, 2 व जो है 3 से ले जाने में किया गया कार्य जो कि W1, W2 व W3 है, तो W1, W2, W3 में सही संबंध क्या होगा? इसमें सही संबंध की बात करें तो ये जो है गुरुत्वीय क्षेत्र का इसका जो सही संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, W1 बराबर W2 बराबर W3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में पलायन करता है तब इसके लिए आवश्यक वेग होगा। तब बात करें तब जो है इसके लिए आवश्यक वेग ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक जो है पलायन वेग ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है या इससे जो है अधिक होना चाहिए। पलायन वेग का न्यूनतम वेग है, पलायन वेग जो होता है यह न्यूनतम वेग होता है जिसमें किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, पृथ्वी पर वापस वो फिर नहीं आती है। और पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान जो है इसका सूत्र पलायन वेग का जो होता है √2GRE होता है और जी का मान जो इसमें हो जाएगा ये 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और पृथ्वी का त्रिज्या जो होता है ये 6378.1 किलोमीटर होता है। अगला है कि 15 सेंटीग्रेड पर दिए हुए गैस का प्रेशर P यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए? इसके लिए जो तापमान है ये 591 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? इसका अंतर का कारण है उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या का होना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिकों में जो है समान होते हैं परमाणु संख्या, द्रव तत्व, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और रासायनिक गुण, ये सभी जो है समान होते हैं। और भिन्न की बात करें तो भिन्न जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या एवं भौतिक गुण, ये जो है भिन्न होते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण जो है ये समान होते हैं। संभारिक ये है वे नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु जो है परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। और सभी संभारिकों के रासायनिक गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा एक बीटा किरण उत्सर्जित होने पर संभारिक का निर्माण होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम क्या है? मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों की बात करें इसका नाम जो होता है इनका नाम है हैमर, एंडविल, स्टीरअप। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैमर, एंडविल, स्टीरअप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सभी जो है पाँव की हड्डी है। रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ये सभी जो है हाथ की हड्डी है। मध्य कान की 3 हड्डियां हैं, हैमर, एंडविल, स्टीरअप, जो कि अस्थि पंजर के रूप में जाना जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कि कान की हड्डी है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बी शुड ड्रिंक्स सेवरल ग्लासेज ऑफ द वाटर। इसमें जो है डेली इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्दी नो एरर, इसमें जो है बताना है। इसमें बात करें तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वाटर जो है, इसमें पहला जो है वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इसके लिए जो है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा और इसमें जो है द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो कथन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गलत कथन हो जाएगा। अगला है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, आज वर्षा हो सकती है। इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा इट मे रेन टुडे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इट मे रेन टुडे। अगला चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई बाउंड्रीड खाली स्थान हिज इंटेलिजेंस, इसमें जो खाली स्थान है उसके स्थान पे भराएगा एट। आई वंडर्ड एट हिज इंटेलिजेंस। अगला है कि द सन सेट दे रिटर्न होम, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस हो जाएगा, व्हेन द सन सेट दे रिटर्न होम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इसमें से चिरंतन का विलोम क्या है। चिरंतन की बात करें, चिरंतन का विलोम हो जाएगा नश्वर। नश्वर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पजीवी की बात करें, अल्पजीवी का विलोम जो होता है ये दीर्घजीवी होता है और क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। अगला प्रश्न है कि थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना का लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं अधिक डिंग डांग करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और थोथी बातें मुहावरे का अर्थ होगा केवल बातें करना। थैली बोलना, थैली खोलना इसका हो जाएगा कि अधिक खर्चा करना। और थूक से सत्तू सानना, अत्यधिक कंजूसी करना, इसका जो है हो जाता है मुहावरे। अगला प्रश्न है द सिनोनिम्स ऑफ हैजी इज। हैजी की बात करें तो हैजी का सिनोनिम्स जो हो जाएगा ये परस्यूड हो जाएगा। परस्यूड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आह। आह वेदना मिली विदाई। आह वेदना मिली विदाई यह जो युक्ति है जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने नाटक देवसेना का गीत में जो है उक्त पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त नाटक प्रौढ़ नाटक की श्रेणी में आता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साथ ही आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं और अपने दोस्तों को साथ जो है अधिक से अधिक शेयर करते चलिएगा। और फ्रेंड आप लोग जो है बेहतर से तैयारी करिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब कन्फर्म डेट के साथ होने वाला है। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में अपना जो है पूर्ण योगदान दीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। अगला है कि श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। श्रृंगार का तद्भव रूप जो हो जाएगा ये श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार जो कि तत्सम शब्द है और रसों का राजा जो कि श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला है कि हिंदी की हिंदी के किस रचनाकार को जो है प्रथम भारत भारती सम्मान मिला है। प्रथम भारत भारती सम्मान की बात करें तो ये जो सम्मान मिला है महादेवी वर्मा को मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा को यामा पुस्तक के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था और महादेवी वर्मा जो कि छायावादी कवयित्री थी। भारत भारती पुस्तक मैथिली शरण गुप्त का है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से जो है किस कवि की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है इसमें बात करिए जो है मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुक्तिबोध का पूरा नाम होता है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, डूबता चांद कब डूबेगा और मैं उनका ही होता। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ये गलत कथन है। इसमें गलत कथन का चयन करना है। अधातुएं धनायन बनाती है, ये जो कथन है ये गलत कथन है। अधातुएं जो है ये ऋण आयन बनाती है और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो ये तीनों कथन जो है ये सत्य है और पहला कथन जो है ये गलत कथन है। जो तत्व आवर्त सारणी के दाएं भाग में पाए जाते हैं तथा जो ये पी ब्लॉक के तत्व हैं ये अधातुएं कहलाते हैं और अधातुएं विद्युत उष्मा की कुचालक एवं अभिक्रियाशील तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है टोटल 22 अधातुएं हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि संलग्न चित्र में बिंदु ए व डी के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध होगा। इसमें तुल्य प्रतिरोध अगर निकालते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 ओम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 60 सेंटीमीटर है। चश्मे के लेंस प्रयुक्त करने पर यह दूरी घटकर जो है 12 सेंटीमीटर रह जाती है। तो लेंस की क्षमता इसमें ज्ञात करना है। इसमें लेंस की क्षमता जो है पहले इसमें लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उस पर जो है u का मान जो कि माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और v का मान जो हो जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस पर रख देंगे तो p का मान जो आएगा ये f का मान जो इससे निकल कर आएगा तो f का मान आएगा ये 15 सेंटीमीटर आएगा।
एफ का मान 15 सेंटीमीटर और पी बराबर होता है 1/f। तो इसमें पी का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा पी बराबर 100/15 डायोप्टर। तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस 20/3 डायोप्टर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20/3 डायोप्टर। अगला प्रश्न है सल्फा ड्रग्स की खोज किसने की थी। सल्फा ड्रग्स की बात करें तो इसकी खोज जो है ये जी डोमर के द्वारा किया गया था, जी डोमक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1932 में इन्होंने जो है सल्फोनामाइड्स औषधि की खोज की जो कि जीवाणु पर प्रक्रिया करता है। और प्रमुख औषधि एवं खोजकर्ता की बात करें तो कुनैन का खोज जो है ये वुडवर्थ और डोरिंग के द्वारा किया गया था। इंसुलिन जो कि बेंटिंग के द्वारा खोज किया गया था। डाइजेपाम की बात करें ये जो है लियो ऑस्टर्नवैक के द्वारा किया गया था। डीडीटी जो कि पॉल मूलर के द्वारा खोज किया गया था। और एस्प्रिन का खोज जो कि हॉफमैन के द्वारा किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पे और याद कर लीजिएगा, सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि 75 कूलम आवेश की अनंत से विद्युतीय क्षेत्र की एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि जो है 12.5 जूल हो तो उस बिंदु का विभव क्या होगा। उस बिंदु का विभव की बात करें, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुना विभवांतर। विद्युत ऊर्जा जो दिया हुआ है ये 12.5 जूल दिया हुआ है, इतना बराबर 75 गुने भी हो जाएगा विभवांतर। तो भी का मान जो इसमें निकल कर आएगा ये आएगा 0.166 वोल्ट। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ जो है विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा। अगर कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ जो है विराम से चलना शुरू करती है तो इसका जो है वेग ये सीधे समय के लिए समानुपाती होगा। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा v बराबर यू प्लस AT होता है। इसमें अगर विस्थापन समानांतर समय रहे तो ये जो है वेग नियत होता है और विस्थापन समानुपात समय रहे, समय ये जो है t² रहे तो त्वरण नियत रहता है और विस्थापन समानुपात समय रहे जो कि 3/2 रहे तो शक्ति नियत रहता है। और गति के 3 समीकरण हैं, v बराबर यू प्लस AT जो कि वेग समय संबंध बताता है और यस बराबर UT प्लस हाफ AT² जो कि स्थिति समय संबंध बताता है और v² बराबर u² प्लस 2AS जो कि वेग स्थिति संबंध बताता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार करना है। इसमें हैजा की बात करें, हैजा रोग का वाहक जो होता है ये हैजा रोग का वाहक घरेलू मक्खी होता है, घरेलू मक्खी। तो ये जो है सही हो जाएगा, एक का सही। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है, यहाँ पे जो है मादा एडिस मच्छर दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। और डेंगू का कारण जो है ये रक्त में प्लेटलेट्स की कमी होना, तो मादा एनोफिलीज ये भी जो है ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है सही कथन ये केवल एक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैजा जो कि घरेलू मक्खी का सही सुमेलन है। घरेलू मक्खी हैजा रोग का वाहक का कार्य करता है और मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के वाहक का उदाहरण है। मादा एंडीज मच्छर जो कि डेंगू के विषाणु का वाहक है। एंडीज इजिप्टी के कारण डेंगू, चिकनगुनिया, निपाह वायरस आदि रोग जो होता है और डेंगू के कारण रक्त के प्लेटलेट्स में जो है कमी आ जाती है। अगला है किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है 1.6 × 10⁻⁻5 इन्वर्स 1 के है। तो जो है इस पदार्थ के आयतन प्रसार गुणांक का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसका आयतन प्रसार गुणांक की बात करिए जो हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁵ इन्वर्स 1 के। अगला प्रश्न है कि इसमें sp संकरित कार्बन है। sp संकरित कार्बन की बात करें तो ये जो है CH बराबर CH, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। C में जो है sp3 बंद होते हैं। C डबल बॉन्ड अगर रहे, डबल बॉन्ड यहाँ पे इस पे ट्रिपल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे रहे तो ये जो है sp2 बंद होते हैं। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 के सदस्य हैं और कार्बन जो है सार्वभौमिक तत्व है। कार्बन में श्रृंखलन गुण के कारण जो है इसमें सर्वाधिक यौगिक है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो कि 12.11 होता है। बिहार में जो है किस प्रकार के उद्योगों की जो है प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। इसमें बात करें ये जो है कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जलोढ़ मृदा से निर्मित विशाल उपजाऊ मैदान पर जो है व्यापक पैमाने पर कृषि आधारित उद्योगों हेतु कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है
और बिहार में जो है मानवीय संसाधन भी जो है महत्वपूर्ण साधन है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण की जो है अधिक संभावना है। बिहार में हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर और पीसीकल्चर आदि की काफ़ी जो है संभावनाएं हैं। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो बिहार की सबसे पुरानी नहर जो है ये सोन नहर है। सोन नहर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन नहर का निर्माण जो कि 1874 ईस्वी में किया गया था और पूर्वी सोन जो कि कैनाल वरुण नामक जो है स्थान से सोन नदी से निकली गई और पटना के निकट यह जो है नहर गंगा में मिलती है। पश्चिमी सोन कैनाल से जो है भोजपुर, बक्सर, रोहतास आदि जिलों में सिंचाई होती है। बिहार का दूसरा सबसे पुराना नहर जो कि त्रिवेणी कैनाल है और त्रिवेणी नहर जो कि 1904 में बनाया गया। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है और भारत का सबसे लंबी नहर जो कि इंदिरा नहर है। गंडक नदी से जो है भैंसलोटन के पास वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया है। वाल्मीकि जलाशय से जो है 4 नहरें निकलती है, तिरहुत नहर, सारण मुख्य नहर, पूर्वी नेपाल नहर और पश्चिमी नेपाल नहर। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये सब जो है क्वेश्चन ये बिहार के किसी भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगला कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु जो है 60 से 62 वर्ष की गई थी। ये जो की गई थी 15वें संविधान संशोधन में की गई थी। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा जो है दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का। और 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीव को भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 उच्च न्यायालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि स्टाइलेक्टाइड स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है भूमिगत जल द्वारा होता है। ये जो है कंदराओं में चूने युक्त जल के जो है टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने की जमाव से जो है उल्टी स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण होता है। इसे जो है स्टाइलेक्टाइड कहते हैं। कंदराओं की छत से जो है फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना जो कि स्टाइलेग्माइट कहलाती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप के खिताब जीतकर जो है राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चलकर रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये रिकॉर्ड जो तोड़ा है अक्षरदीप सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में प्रियंका गोस्वामी महिलाओं की दौड़ में जो है 17वें स्थान पर रही है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? पौधों की जड़ों का कार्य की बात करें तो इसमें जो है पौधों की जड़ों का कार्य जल का अवशोषण करना, पौधों को सहारा प्रदान करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, परंतु जो है ये प्रकाश संश्लेषण ये पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फ्रेंड अगर आप लोगों को करेंट अफेयर्स का वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट से जो है स्पीडी का करेंट अफेयर्स से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। उसका भी वीडियो जो है बनाकर डाल दिया गया है, आप लोग उससे रिवीजन कर सकते हैं। अगला है कि एक गैस को 60 जूल ऊष्मा दी जाती है, इसकी आंतरिक ऊर्जा में 30 जूल की वृद्धि हो जाती है, तो किया गया कार्य है इसमें किया गया कार्य जो है ये 50 जूल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? इसमें नहीं जो हो जाएगा कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, ये जो कथन हो जाएगा ये गलत कथन हो जाएगा। एक ग्रह का ग्रह पथ जो कि 2 केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है, तो ये जो है इससे मिलता जुलता है। और एक ग्रह और सूर्य से जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। एक ग्रह के कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख धुरी के जो है धन के अनुपाती होती है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वॉइस गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस। इसका जो करेक्ट वॉइस हो जाएगा ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है और इसका एक्टिव वॉइस जो हो जाएगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस V3 प्लस वाई प्लस एजेंट, और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो हो जाएगा एक्टिव वॉइस ये हो जाएगा बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड। इसमें गलत जो वर्ड दिया हुआ है ये है ऑप्शन नंबर बी एवारिकियस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा
इसका करेक्ट स्पेलिंग AVARICIOUS हो जाएगा। यहाँ पे यू पहले है तो यहाँ पे जो है ओ पहले होना चाहिए। और इसका हिंदी होता है लोभी या फिर लालची। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिए। अगला है कि अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख होना। महामूर्ख ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ी कोशिश करना। और नानी याद आना मतलब होश ठिकाने आना। खंड खंड करना मतलब नष्ट कर देना। और कयामत ढाना मतलब सब कुछ नष्ट कर देना। अगला कि देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। देवर शब्द का तत्सम रूप जो हो जाएगा द्विवर हो जाएगा। द्विवर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवर शब्द द्विवर का जो है अपभ्रंश है। और द्विवर का अर्थ है द्वितीय वर। पति के छोटे भाई को देवर कहा जाता है। अगला है कि स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण का जो है संधि विच्छेद कौन सा है। स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्वर्ण जोड़ आरोहण। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर स्वर्ग जोड़ आरोहण ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि शब्द का अर्थ है मेल संयोग समझौता एक तरह का जो है वर्ण विकार। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को जो है व्याकरण में संधि कहलाते हैं। और संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। अगला कि एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 26 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या जो है 16 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें लड़कों की संख्या जो हो जाएगी ये 12 हो जाएगी। और मैथ का प्रश्न जो है आप लोग खुद से हल कर लीजिएगा। अगला कि एक विद्यार्थी जिसे जो है परीक्षा में 20% अंक मिले 30 अंकों से जो है फेल हो जाता है। किंतु दूसरा विद्यार्थी जो कि 32% अंक मिलता है उसे और ये जो है न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में से 42 अंक अधिक मिले हैं। न्यूनतम अंक से जो है 42 अंक अधिक मिले हैं। पास प्रतिशत कितना है इसमें पास प्रतिशत बताना है। तो पास प्रतिशत जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ये 25% पास प्रतिशत है। अगला है कि 275 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को जो है 33 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसमें ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में जो हो जाएगी ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यदि एक खंभे की ऊंचाई 2√3 मीटर है इसकी छाया 2 मीटर की जो है लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसमें यहाँ पे सूर्य की ऊंचाई का जो है कोण पूछ रहा है। इसमें सूर्य की ऊंचाई का उन्नयन कोण जो बनेगा ये बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो कि 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है यानी फिर से 5 किलोमीटर चलता है और अंत में वाई ओर मुड़कर जो है 7 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभ बिंदु से कितना और किस दिशा में है कितना किलोमीटर है। तो ये प्रारंभ बिंदु से बात करें तो प्रारंभ बिंदु से जो है ये 13 किलोमीटर दूरी पर और दक्षिण पूर्व दिशा में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। और ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1973 को पुणे महाराष्ट्र में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य वंचित वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ना था। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्री बाई बालिका विद्यालय खोली। इन्हें जो है भारत का प्रथम शिक्षिका होने का जो है गौरव प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है 1924 में बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है। इसकी बात करिए जो है 2003 में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में मैथिली बोडो डोगरी और संथाली भाषा को शामिल किया गया है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है कुल 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषा जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इस टाइम जो है भारत का गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा जो भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक था और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही जो है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत जो है 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में
उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? चौराबाड़ी ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो कि अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी निकलती है। इस ग्लेशियर के निकट जो है गांधी सरोवर स्थित है। संतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर जो कि चामोली जिला में स्थित है। केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में स्थित है। बंदरपुछ ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है। और काली ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि एक कार्य को 2/3 भाग को 16 दिनों में करता है और शेष कार्य को जो है बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य जो है 21 दिनों में पूरा हो जाता है। ए और बी एक साथ मिलकर जो है उसी कार्य के 65 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ए और बी मिलकर जो है इस कार्य के 65 भाग को पूरा करने के लिए टोटल 6 दिन का समय लगेगा। अगला है कि एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत अंक 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों की औसत अंकों में से एक का अंक घट जाता है। तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा? इन दोनों का औसत की बात करें तो इन दोनों का औसत जो हो जाएगा 70 हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 तथा जो है √11 माइनस √9 में जो है ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी √5 माइनस √3। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? एक तरफा परिवहन जो होता है ये नाइट्रोजन का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। पारिस्थितिकी तंत्र में मुक्त ऊर्जा का परिवहन एक तरफा होता है और ऊर्जा का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है, अर्थात जो है उत्पादक शाकाहारी फिर मांसाहारी। ऊर्जा पिरामिड सदैव जो है सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड में जो है प्राथमिक उत्पादक सूर्य की ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पेन को जो है NZO और BARK को जो है CTSL लिखा जाता है, तो जो है PRAN को क्या लिखा जाएगा? PRAN की बात करें इसे जो है NSTOL लिखा जाएगा, NSTOL। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रत्येक अक्षर को एक निश्चित अक्षर से जो है कोड दिया गया है, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में से संख्या श्रृंखला का एक गलत है, कौन सा जो है एक गलत है? गलत संख्या का पता लगाना है इसमें गलत जो कथन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 132। इसमें जो है पहले देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऐड किया है, उसके बाद दुगना किया है, फिर इसमें जो है 4 ऐड किया है, दुगना किया है, फिर जो है 4 ऐड किया है, अभी दुगना करेगा तो ये जो दुगना आ जाएगा ये 136 आ जाएगा। यहाँ पे 132 लिखा है तो ये जो है गलत हो जाएगा। अगला त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब को कहते हैं। इस पर डाले गए लंब की बात करें तो इसे जो कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह जो किससे बना होता है? जीव द्रव की बात करें तो जीव द्रव जो होता है ये कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव एवं जो है अन्य कोशिकांग से बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोशिका द्रव कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। इसमें जो अनेक अकार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण एवं जल तथा जो है कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा होते हैं। केंद्रक द्रव केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव भरा रहता है। इसमें महीन धागों की जाल जैसी जो है रचना पाई जाती है, जिसे जो है क्रोमेटिन जाल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि बेसोप्रेसिन संबंधित है। बेसोप्रेसिन की बात करें ये जो है मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स यानी ADH है। यह जो है हाइपोथैलेमस से निष्कर्षित होता है, जो कि रक्त में पहुंचकर मूत्र के सांद्रण में सहायता करता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। इसमें बात करें तो इसमें जो गोलियों में होता है ये एस्ट्रोजोन और जो है ये प्रोस्टेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन जो कि हार्मोन ओवरी में पाया जाने वाला कॉर्पस लुटियम है। ये जो कॉर्पस लुटियम से स्रावित होता है, इसे जो है प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और ये जो है लड़कियों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें जो है एग्जांपल के लिए जैसे स्तन का होना,
मानसिक चक्र शुरू होना, शरीर के अन्य भागों में बाल का होना, आवाज़ पतला होना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की सही अनुक्रम है। इसमें सही अनुक्रम जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम जो है ये महाशिरा, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फुसफुस धमनी, फेफड़ा, फुसफुस शिरा, बायां अलिंद, बायां निलय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, कोशिका। इस तरह से हो जाएगा। अगला किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 0.2 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करना है। इसमें ध्वनि तरंग की चाल जो हो जाएगी ये 400 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति बराबर होता है ये जो है ध्वनि की आवृत्ति 2000 हर्ज दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य जो है ये 0.2 मीटर दिया हुआ है। इसमें जो है ध्वनि की वेग बराबर होता है ध्वनि की आवृत्ति इंटू जो है तरंग दैर्घ्य होता है। तो भी बराबर हो जाएगा ये 2000 इंटू 2.2। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये 400 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। इसकी लौह अयस्क की आपूर्ति जो होती है क्योंझर से होती है। क्योंझर ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि राउरकेला कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इस कारखाने को जर्मनी की कंपनी क्रुप्स और जो है डिमैग के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र में जो है 1959 में उत्पादन शुरू कर दिया गया था। यह जो मैग्नीज और चूने के पत्थर के भंडार के जो है निकट स्थित है। कोयला बोकारो, झरिया और तलचर क्षेत्र से, कोंकिंग कोयला कारगली के कोयला प्रक्षालय केंद्र से तथा जो मैग्नीज, चूने का पत्थर और डोलोमाइट बीरमित्रपुर से जो है प्राप्त होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि शिवाजी एवं जो है राजा जयसिंह के बीच जो है पुरंदर की संधि ये किस वर्ष हुई थी। पुरंदर की संधि जो कि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी और ये 1665 ईस्वी में हुई थी। 1665 ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने मुगल सम्राट के प्रतिनिधि राजा जयसिंह के साथ जो है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी। राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि के उपरांत जो है 1666 ईस्वी में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा में मुगल दरबार में गए, लेकिन जो है औरंगजेब ने दरबार के नियम के उल्लंघन के आरोप में उन्हें जो है बंदी बना लिया। शिवाजी को जो है जयपुर महल यानी आगरा में रखा गया। शिवाजी जयसिंह के पुत्र राम सिंह के सहयोग से अपने पुत्र के साथ जयपुर महल से भागने में जो है फल हो गए। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे एवं निर्देशित विधिक कार्यों को करे तथा जो भारत सरकार को विधि संबंधित सलाह दे। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी। तुजुक ए जहांगीरी की बात करिए तो तुजुक ए जहांगीरी जो है ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। फारसी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक को पूरा मौतविंद खान ने किया और मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी नाम से जो है तुर्की भाषा में लिखी थी। अकबर के आदेश पर अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा जो है तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में रूपांतरण बाबरनामा नाम से जो है किया गया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और बाबर ने आत्मकथा में जो है भारत के 2 शक्तिशाली राजाओं विजयनगर एवं मेवाड़ का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि पछाव शब्द से क्या तात्पर्य है। पछाव शब्द की बात करें इससे तात्पर्य है एक ऊंचा बादल। एक ऊंचा बादल ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। पछाव मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं और हिमकणों से जो है निर्मित होते हैं। ये देखने में पक्षियों के उजले पंख जैसे लगते हैं। इससे जो है वर्षा नहीं होती है। चक्रवात आने के क्रम सबसे पहले यही मेघ जो है दिखाई पड़ते हैं, अतः जो है ये मेघ चक्रवात आने का संकेत देता है। अगला प्रश्न है कि कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है। कालबेलिया की बात करिए जो है राजस्थान की है। राजस्थान ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के कालबेलिया सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक भव्यमय नृत्य है। इस नृत्य में
पोशाकें तथा जो है नृत्य की चाल सर्प के समान होती है। बीन इस नृत्य का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। वर्ष 2010 ईस्वी में यूनेस्को ने जो है कालबेलिया लोकगीतों तथा जो है नृत्य को मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया था। और घूमर, गणगौर, तेरातली आदि जो है संबंध ये राजस्थान के लोक नृत्य से है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख की बात करिए जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 और 89 में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 64 और 89 ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण फिजी में आयोजित किया गया? फिजी में फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया ये फिजी में किया गया था। ये 12वां संस्करण किया गया था। 12वां, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका थीम था हिंदी में, इसका थीम विषय था ट्रांडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। अगला है कि आधार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला कहाँ आयोजित किया गया है? इसकी बात करें तो इसका आयोजन जो किया गया है ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मेला जो कि 14 मार्च से 18 मार्च तक नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध जो कि ब्रिटेन और चीन के बीच जो है ये लड़े गए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला अफीम युद्ध जो कि 1839 से 1842 ईस्वी तक लड़ा गया था तथा जो है इस युद्ध में किंग राजवंश द्वारा किया गया था। और नानकिंग की संधि जो कि 1842 ईस्वी में द्वारा प्रथम अफीम युद्ध की जो है समाप्ति की गई थी। द्वितीय अफीम युद्ध का समापन जो कि अक्टूबर 1860 ईस्वी में तियानजिन की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। दूसरा अफीम युद्ध जो है ये 1856 से 60 के बीच लड़ा गया था। और दूसरा अफीम युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चीन के खिलाफ लड़ा गया था। अगला है कि वायु में उड़ती एक चिड़िया को जल जो है यानी 4/3 के भीतर तैरती मछली जल के पृष्ठ से 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतीत होती है। मछली की वास्तविक गहराई है, इसमें मछली की वास्तविक गहराई जो हो जाएगी ये हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। 40 ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो 4/3 बराबर हो जाएगी ये वास्तविक गहराई, इसमें एक समान लिया जाए, ज्ञात करना है, बटे ये जो हो जाएगी ये 30 हो जाएगी। 3 से ये 10 ग्राम कट जाएगा और x का मान यहाँ पे आ जाएगा मछली की वास्तविक गहराई जो कि 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला है कि आँख की पुतली आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख देख सकती है केवल जो ये देख सकती है ये निकट की, यहाँ जो हो जाएगा केवल ये जो है निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस के उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है इसे ये देख सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र दोष जो है सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, प्रेस वायोपिया और एस्ट्रिगमेटिज्म। नेत्र का बाह्य उभार को जो है कॉर्निया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस पतला हो जाता है तथा जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है और इसे जो उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। अगला है कि यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है तो फोटोन के संवेग का मान जो होगा, इसमें फोटोन के संवेग का मान जो निकल कर आएगा ये 3 इंटू 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जाएगा। आदर्श गैस जो कि 18वें वर्ग में पाए जाते हैं और इसमें जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन पाए जाते हैं। इसके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडॉन रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज के रूप में किया जाता है। रेडॉन हमारी प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है, यह ज्वालामुखी विस्फोट या फिर भूकंप के समय बाहर निकलता है। जेनॉन जो कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार की बात करें ये जो है इसका विस्तार ये झारखंड में है। झारखंड ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में भी छोटा नागपुर पठार का अंतः जो है पाया। मालवा का पठार का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है। महानदी छोटा नागपुर पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है
और राजमहल पहाड़ियाँ छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी सीमा पर बनाती है। दंडकारण्य पठार जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे। बिहार के पहले सत्याग्रही की बात करें तो ये जो है डॉक्टर श्री कृष्ण जी थे और ये प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो कि विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही कभी कभी पूछ देता तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। बिहार के दूसरे सत्याग्रही पूछे तो अनुग्रह नारायण जी थे और पहले जो कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला निम्न में से कौन सा एक जो है मनरेगा का उद्देश्य है। मनरेगा का उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य जो था ये हो जाएगा परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन करना, जल प्रबंधन, ये सभी जो है मनरेगा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया। नरेगा का नाम बदलकर जो है मनरेगा ये 2 अक्टूबर 2009 में किया गया, जो कि ये लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया। तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। और 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के जो है बंदानापल्ली गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रारंभ किया था ये नरेगा। और ये जो है 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। मनरेगा के द्वारा जो है अकुशल कर्मचारियों जो है 100 दिनों रोजगार देने की गारंटी दी गई है। अगला है कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रसिद्ध बैस्टिल डे परेड में जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। इन्हें जो आमंत्रित किया गया था ये फ्रांस के द्वारा किया गया था। फ्रांस ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैस्टिल डे परेड का आयोजन जो है ये 14 जुलाई को फ्रांस में प्रतिवर्ष होता है और 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हुआ था। अगला कि फरवरी 2023 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन किस नाम से किया गया था। इसका बात करें इसका आयोजन जो किया गया था ये स्विच EIV 22 के नाम से किया गया था। और अगर आप लोग करेंट अफेयर्स में पकड़ बनाना चाहते तो आप लोग जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में स्पीडी करेंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया गया है, उसे आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों के ये जो है पुनर्विकास की आधारशिला पहले चरण में रखी गई है। इसकी जो आधारशिला रखी गई है ये रखी गई है 508 की। 508 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला पहले चरण में रखी गई है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सजाना है। इसमें अवरोही क्रम में लेना है। तो इसमें जो सबसे बड़ा हो जाएगा ये सबसे बड़ा जो हो जाएगा सबसे बड़ा अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी की ऊंचाई जो कि 2695 मीटर है। फिर नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। नीलगिरी यहाँ पे रहता है। नीलगिरी की ऊंचाई जो कि 2637 मीटर है। उसके बाद गुरु शिखर की ऊंचाई है जो कि 1722 है। फिर महेंद्रगिरी और फिर जो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जिंदावाड़ जो कि 1690 है। इसका राइट आंसर अनायमुड़ी, डोडा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रकूट दिया हुआ। राष्ट्रकूट की बात करें इसकी राजधानी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो कि मान्यखेट था तो 1 का 4 हो जाएगा। पांड्य वंश की राजधानी जो कि मदुरई था तो 2 का 3 हो जाएगा। और चोल की राजधानी जो कि तंजावुर में था, तंजावुर, सी का 2। और होयसल वंश की राजधानी जो कि हलेबीड था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 का 4 और बी का जो है 3, 1 का जो है 4, बी का 3, 1 का 4, बी का 3 जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें गलत की बात कर रहा है। गलत जो हो जाएगा ये सगुन किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति है। ये जो कथन है ये गलत है। सगुन जो कि भक्ति की एक धारा थी जिसके अनुयायी ईश्वर के सगुन स्वरूप की भक्ति पर जोर देते थे। सूफीवाद दिव्य प्रेम की केंद्रीयता, सिख पंथ ईश्वर की अद्वैतता और ये जो है मानव समानता, सत्य पंथ सामाजिक भेदभाव रहित भक्ति संप्रदाय,
अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित करना, इसमें सूची 1 और सूची 2 में जो है सही सुमेलित करना है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, इसमें जो आ जाएगा ये कच्चे माल का निष्कर्षण, तो 1 का जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। पंचक की बात करें, पंचक में आता है उच्च स्तरीय निर्णय, तो बी का जो है 4 हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र में जो आता है सेवाएं आती है तृतीयक क्षेत्र में, तो सी का 2 हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण आता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 का 3, बी का 2, बी का 4 और सी का 2, डी का 1। भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। विनिर्माण एवं जो उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कृषि, मत्स्य, खनन क्षेत्र आदि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला सुमेलित करना है फिर से 1 और 2 को। समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला व्यक्ति दिया हुआ है। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के जो है प्रारंभ करने वाले व्यक्ति ये फिरोज शाह मेहता थे। तो बॉम्बे क्रॉनिकल 1 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 का फिरोज शाह मेहता, जो कि 1 का 3 हो जाएगा। कॉमनवेल्थ की बात करें, कॉमनवेल्थ के जो प्रारंभ किए थे ये एनी बेसेंट किए थे, तो बी का 1 हो जाएगा। लीडर की बात करें, ये जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया था। और सर्च लाइट का शुभारंभ जो कि सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का 3, बी का 2, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अगला प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित तथ्यों में कौन सा सही नहीं है। इसमें गलत की कथन का चयन करने के लिए करा, तो गलत जो हो जाएगा ये गौरी शंकर सिंह ने 4 सितंबर 1940 को पटना में सत्याग्रह किया था, ये जो है कथन गलत है। गौरीशंकर के द्वारा जो है 4 दिसंबर 1940 को गौरीशंकर सिंह ने गया में सत्याग्रह किया था, तो ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा। और पहला कथन है कि यह जो है 28 नवंबर 1940 में शुरू किया गया था, और जो कि सही है। और इसके प्रथम सत्याग्रही जो कि श्री कृष्ण सिंह थे, दूसरे सत्याग्रही जो कि अनुग्रह नारायण थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन कण वाला कण कौन सा है। इसकी बात करें तो ये जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि वाशिंग सोडा सूत्र है। वाशिंग सोडा की बात करें, इसका जो सूत्र हो जाएगा ये NO2CO3 × 10H2O हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 होता है। वाशिंग सोडा का उपयोग जो है, वाशिंग सोडा लॉन्ड्री में जो है सबसे महत्वपूर्ण एजेंट है। वाशिंग सोडा का उपयोग पानी का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है, और वाशिंग सोडा का प्रयोग जो है ये बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर जो है बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। इसकी बात करिए जो है पोलियो के लिए लिया है। पोलियो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो बीमारी के लिए जो है ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORP देने का निर्णय जो है भारत सरकार द्वारा लिया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार एक शिशु तथा बच्चे को जो है ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराकें निम्न सारणी के अनुसार दी जाती है। 0 खुराक जो कि जन्म के समय, प्रथम खुराक 6 सप्ताह की उम्र के समय, द्वितीय खुराक 10 सप्ताह की उम्र पर और तृतीय खुराक 14 सप्ताह की उम्र पर, बूस्टर खुराक जो कि 16 से 24 माह की उम्र पर दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक जो कि 2 बूंद होती है, इसे जो है मुंह द्वारा पिलाया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज 1957 में साबिन द्वारा किया गया था, और मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यह जो मादा इन्फ्लूएंजा जो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। पोलियो जो कि सिग्नल स्टार्टेड RNA वायरस के काटने से होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि एंट अमीबा जिंजीवलिस जो है रहता है। इसकी बात करें तो ये जो रहता है ये पायरिया की पस पॉकेट में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मुंह में जो है दुर्गंध उत्पन्न करता है। मलेरिया, अमीबियासिस, कालाजार, पायरिया तथा सोने की बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है। इसमें जो है कफ कली लगकर बुखार आता है। मलेरिया जो कि इसका कारक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और कालाजार जो कि लिस्मेनिया बालू मक्खी के काटने से होता है। पायरिया जो कि एंट अमीबा जिंजीवेलिस, सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा से होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है ये LH द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में शुक्राणु जनन 15 से 18 वर्ष के बीच शुरू होता है। शुक्राणु निर्माण के बाद जो है लगभग 30 दिन तक जीवित रहता है।
पिट्यूटरी ग्रंथि के पार्श्वपाली से जो है स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सर्वाधिक मनुष्य के शरीर में हार्मोन इसी द्वारा जो है स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 15 से 30 मार्च 2023 तक सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों के बीच हुआ? सी ड्रैगन जो है ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। भारत और अमेरिका, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें नहीं की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवाश्मों से ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक स्रोतों या फिर प्रक्रियाओं से जो है आती है जिनकी लगातार पुनः पूर्ति होती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि 10 कुमार चरित्र किसने रची थी? 10 कुमार चरित्र की बात करिए जो है दांडी ने रची थी। दांडी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी जो कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। दांडी के द्वारा जो है अवंती सुंदरी काव्यादर्श की रचना की गई और भास ने स्वप्नवासवादता की रचना की। स्वप्नवासवादता की रचना जो कि भास के द्वारा किया गया। भारत की पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में प्रचलित योजनाओं के आधार पर जो तैयार की गई केंद्रीयकृत आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। इसकी बात करिए जो है यूएसएसआर की में जो है प्रचलित योजना के आधार पर तैयार की गई। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में योजना आयोग का गठन जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई। भारत में वर्ष 1951 से 2017 के दौरान कुल जो 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 1 जनवरी 2015 में जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। अगला कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया? इसकी बात करिए जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। इसकी योजना की अवधि जो थी ये 1969 से 74 तक थी। इसके अंतर्गत संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण आदि विकास केंद्र उपागम के जो है प्रमुख घटक हैं। अगला है कि कौमेत नमचा वर्मा गुरला मंधाता ये जो है निम्न में से किसके नाम से है? इसकी नाम बात करें तो ये जो है हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय का विस्तार भारत के जो है उत्तर में उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्वी की ओर जो है पाया जाता है। हिमालय भूगर्भीय रूप से जो है युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से जो है बलित पर्वत है और हिमालय में मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है हिमालय को। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय की कुछ ऊंची चोटियां जो है माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है। कंचनजंगा 8598, मकालू जो कि 8485 मीटर ऊंची है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि ग्राम पंचायत की संरचना में कौन सा शामिल होता है? ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? इसमें बात करें तो इसमें जो है इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर निर्वाचित मुखिया और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो कि 500 या इससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने जो है जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? ये जो घोषित किया है ये अब्दुल रहमान मक्की को किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी? पहली महिला जो बनी ये सुरेखा यादव बनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला रेल लोको पायलट है। अगला कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है? बाहर की बात करें ये जो स्थित है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय जो कि वियना में स्थित है। वियना ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है और स्पष्ट है कि ओपेक का मुख्यालय क्षेत्रीय संगठन क्षेत्र से जो है बाहर स्थित है। ओपेक की स्थापना जो कि 1960 ईस्वी में बगदाद में हुआ था और ओपेक का वर्तमान में जो है 13 सदस्य देश हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड हमने जो है आज की इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न को
डिटेल के साथ कवर कराया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रैक्टिस सीट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और आप लोग जो है सेशन को शेयर करते चलिएगा।